एक गेम जिसमें हर हार का मतलब है मौत, और एक प्लेयर जो इस गेम को 99 बार हार चुका है, लेकिन 100वें रिग्रेशन में। वो इतना ओवर पावर्ड है कि मॉन्स्टर्स भी उससे देखकर डरने लगते हैं। और बिलीव मी, जो एंडिंग आज के रिकैप में देखोगे उसके बाद तुम नेक्स्ट चैप्टर का वेट नहीं कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैप्टर 0 की शुरुआत बेहद डरावनी और खौफनाक होती है। चारों तरफ इंसानी खोपड़ियां, स्कल्स बिखरी पड़ी हैं। कहीं कटी हुई तलवारें हैं तो कहीं खंजर पड़े हैं। हर तरफ कटे हुए हाथ और लाशें नजर आती हैं, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि यह एक बहुत बड़ा बैटलफील्ड है। इसी खौफनाक माहौल के बीच हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम अभी यहां रिवील नहीं किया गया है। उसके इरादे मजबूत हैं। वह खुद से कहता है, 99 बार नाकामयाब होने के बाद आखिरकार मैं यहां पहुंच ही गया, लेकिन इस बार मैं इस गेम को पक्का खत्म करके रहूंगा। वह गेम के फाइनल यानी 20वें राउंड में खड़ा था, लेकिन उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे वहां मौजूद अनगिनत गोलेम्स। ये मामूली गोलेम्स नहीं थे, बल्कि गार्डियन गोलेम्स थे, जिन्होंने चारों तरफ से बॉस रूम के दरवाजे को घेर रखा था। मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है कि ये गार्डियंस उसे इतनी आसानी से आगे नहीं जाने देंगे। तभी वो अपनी पीठ से अपना मुख्य हथियार साइद निकालता है और उन गोलेम्स पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। वो एक एक करके गोलेम्स को बेरहमी से काटने और खत्म करने लगता है। तभी वह अपना पहला खतरनाक स्पेशल अटैक इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है सील ऑफ डेथ। इस अटैक के पड़ते ही एक गोलम के ऊपर खोपड़ी जैसा एक अजीब सा मार्क निशान बन जाता है। इसके बाद वह उन पर फिर से लगातार वार करता है। यहां यह समझाया गया है कि सील ऑफ डेथ की खासियत यह है कि जब इसे किसी दुश्मन पर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बाद दुश्मन पर होने वाले अगले हमलों का डैमेज 100% तक बढ़ जाता है। तभी अचानक सारे के सारे गार्डियन गोलेम्स एक साथ मिलकर हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला बोल देते हैं। खुद को घिरता देख वह अपने हथियार का एक और महा अटैक इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है नाइट ऑफ डेथ। इस अटैक के एक्टिवेट होते ही पूरे के पूरे कमरे में घाना अंधेरा, कंप्लीट डार्कनेस छा जाता है। इस अटैक की वजह से दुश्मन पूरी तरह अंधा हो जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी का फायदा उठाकर मेन कैरेक्टर अंधेरे में ही गोलेम्स को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता है। इतने सारे गोलेम्स को मारने के बाद भी कई गोलेम्स बच जाते हैं। उन्हें देखकर एमसी सोचता है कि ये तो मुझे एक पल के लिए सांस भी नहीं लेने देंगे। तभी बचे हुए गोलेम्स उस पर एक साथ बर्फ और आग की लपटों से हमला कर देते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बिजली की तेजी से अपनी स्पीड बढ़ाता है और अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके उन हमलों को चकमा देते हुए गोलेम्स को धूल चटा देता है। तभी अनजाने में मेन कैरेक्टर का पैर जमीन पर बनी एक जादुई सील पर पड़ जाता है। पैर पड़ते ही वह चारों तरफ से बर्फ के एक बड़े ब्लॉक में जम जाता है। वह बर्फ के अंदर से देखता है कि गोलेम्स उसकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। ऐसी नाजुक परिस्थिति में भी वह घबराता नहीं है और अपनी एक नई जादुई तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है मूनलाइट डिस्ट्रक्शन। इस खतरनाक जादुई अटैक की मदद से वह उस मजबूत बर्फ को पल भर में तोड़कर बाहर आ जाता है और गोलेम्स पर पलटवार करता है। बर्फ से बाहर आकर वह हाँफते हुए सोचता है कि यह वाकई बहुत करीब था और इस धमाके से खुद उसे भी थोड़ा डैमेज नुकसान पहुंचा है। वह समझ जाता है कि अगर वह एक एक करके इन गोलेम्स से लड़ता रहा तो यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी और हमेशा चलती रहेगी। इसलिए वह उन सभी को एक ही झटके में खत्म करने का फैसला करता है। वह हवा में एक बहुत बड़ा जादुई सर्कल, मैजिक सर्कल बनाता है और अपने सबसे विनाशकारी अटैक को आवाज देता है, मूनलाइट डिस्ट्रक्शन। रेड मून एक्टिवेट इस महाविनाशकारी अटैक के चलते वहां मौजूद हर एक आखिरी गोलम पल भर में राख हो जाता है। सभी गोलेम्स का खात्मा करने के बाद मेन कैरेक्टर उस बॉस रूम के दरवाजे के अंदर दाखिल होता है, लेकिन अंदर जाते ही वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो पूरा का पूरा कमरा बिल्कुल खाली था। वो आगे बढ़कर वहां बने एक मैजिक सर्कल पर जाकर खड़ा हो जाता है। वह दिल में उम्मीद जगाता है कि क्या इस बार वह सच में इस गेम को फिनिश खत्म कर पाएगा। लेकिन तभी गेम के सिस्टम की स्टेटस विंडो पर एक खौफनाक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। बॉस रूम एंट्रेंस कंडीशन, अंदर जाने के लिए कम से कम 5 लोगों की टीम होना जरूरी है। यह देखकर मेन कैरेक्टर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह तो वहां बिल्कुल अकेला था। वह चिल्लाता है, क्या? तभी सिस्टम पर अगला नोटिफिकेशन आता है, बॉस रूम के सामने सिर्फ एक ही प्लेयर मौजूद है। रिक्वायरमेंट शर्त पूरी न करने के कारण प्लेयर को 5 सेकंड के अंदर मार दिया जाएगा। यह देखकर मेन कैरेक्टर गुस्से और बेबसी में चिल्लाता है, व्हाट द हेल? ये क्या बकवास है? मुझे किसी ने पहले क्यों नहीं बताया कि यहां ऐसी कोई शर्त भी है? गॉड डैम बास्टर्ड, कमबख्त सिस्टम। वह रोने जैसी हालत में सोचता है कि क्या उसकी इतनी मेहनत के बाद भी सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे हवा में गायब होने लगती है। सिस्टम पर लिखा आता है YUAREDEAD। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी सिस्टम का एक और सीक्रेट नोटिफिकेशन आता है,
आपने रून ऑफ रिग्रेशन को एक्टिवेट करने की शर्त पूरी कर ली है। समय को दोबारा शुरुआत से पीछे ले जाया जा रहा है। यहां हमें पता चलता है कि यह उसकी 99वीं कोशिश 99वें रिग्रेशन थी जो नाकाम रही। लेकिन अब समय के पीछे जाने के कारण उसका 100वां 100th और आखिरी रिग्रेशन शुरू होने वाला है। वो दोबारा पहले राउंड की शुरुआत से भी पहले के समय में पहुंच जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसने अपनी सारी अवेलेबल चांस खत्म कर दी हैं और अब यह उसका आखिरी मौका है। न्यू चैप्टर शुरुआत नए साल न्यू ईयर के जश्न से होती है। चारों तरफ उत्साह है और 5 सेकंड से काउंटडाउन शुरू होता है। ठीक उसी समय हमारे मेन कैरेक्टर रियू लेन को दिखाया जाता है। वह मन ही मन हैरान होकर सोचता है, क्या ये क्या हुआ? मैं दोबारा वापस आ गया? वो ये देखकर दंग रह जाता है कि वो समय में पीछे उस वक्त पर लौट आया है जब अभी इस जानलेवा गेम का पहला राउंड भी शुरू नहीं हुआ था। वह सोचता है कि वह तो आखिरी लेवल पर पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी यह सब दोबारा शुरू हो गया। उसके मन में आता है कि काश वह समय को बंद पाता। खैर, वह समझ जाता है कि यह उसका आखिरी मौका है। वह खुद से वादा करता है कि इस बार वो इस गेम को हर हाल में पक्का फिनिश खत्म करके रहेगा, लेकिन वो यह भी जानता है कि अकेले यह मुमकिन नहीं है। आखिरी राउंड तक पहुंचने के लिए उसे 4 और लोगों की जरूरत होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का एक बुली दिखाई देता है जो स्कूल के दिनों में हमारे मेन कैरेक्टर को काफी बुली किया करता था। उसका नाम योंगमिन है। तभी योंगमिन के दोस्त उससे पूछते हैं, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? योंगमिन पूरे टैल के साथ कहता है, मैं एक गैंगस्टर बनना चाहता हूं। उसके दोस्त हैरान होकर पूछते हैं, क्या सच में तुम गैंगस्टर बनना चाहते हो? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? इस पर योंगमिन कहता है कि उसे एक फक्ड अप लाइफ, एक बिगड़ी हुई खतरनाक जिंदगी चाहिए। इसके बाद उसके दोस्त उससे पूछते हैं, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तो तुम्हारे पर्सनल सैटल का क्या होगा? यहां वे हमारे मेन कैरेक्टर रफीचर की बात कर रहे होते हैं। वे हंसते हुए कहते हैं कि उसे एमसी को लगता होगा कि ग्रेजुएट होने के बाद वो इन सब मुसीबतों से बच जाएगा। लेकिन वे दुष्ट डेविल दोस्त तो यह प्लान बना रहे थे कि वे ग्रेजुएट होने के बाद भी मेन कैरेक्टर को सताना जारी रखेंगे। पर उन बेचारों को यह नहीं पता था कि अगले ही पल दुनिया बदलने वाली है। तभी नया साल शुरू हो जाता है। उसी वक्त बुली योंगमिन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और मेन कैरेक्टर भी उसकी तरफ बहुत ही खतरनाक और डरावनी नजरों से देखता है। एमसी की आंखों में यह बदलाव देखकर बुली सोच में पड़ जाता है कि आज इस लड़के में कुछ अलग बात है। इसकी नजरें बदली हुई हैं। वह डरकर सोचता है कि चलो आज के लिए इसे जाने देता हूं। तभी आसमान में अचानक एक एंजल प्रकट होती है। वह इंसानों को देखकर तंज कसती है और कहती है, इंसान भी कितने दिलचस्प हैं, नया साल मनाने में लगे हैं जबकि इन्हें यह भी नहीं पता कि वे किस भयानक परिस्थिति में हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि यह आवाज कहां से आ रही है। जब वे ऊपर देखते हैं तो आसमान में एक एंजल मौजूद होती है। एंजल कहती है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। वह इंसानों से नफरत करती है और खुद को बहुत ऊपर समझती है, नार्सिसिस्ट है। उसके लिए इंसान कचरे के समान है। वह उन्हें कहती है कि तुम सब हमारे लिए पिंजरे में बंद बंदरों की तरह हो और तुम सब बिल्कुल बेकार हो। वह साफ कहती है कि उसकी तुम्हें यहां देखने की कोई इच्छा नहीं थी। लोग उसे देखकर सोच रहे होते हैं कि यह कितनी खूबसूरत है, क्या यह सच में कोई एंजल है? तभी भीड़ में से एक लड़का चिल्लाकर पूछता है, तुम कौन हो? कौन एंजल का कॉस्प्ले कर रही हो? लड़के की यह बदतमीजी एंजल को बर्दाश्त नहीं होती। उसे भयंकर गुस्सा आता है और वह पलक झपकते ही उस लड़के का सिर फाड़ देती है, उसे मार देती है। यह खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। इसके बाद एंजल गेम के नियमों का ऐलान करती है। तुम सभी को एक गेम खेलना पड़ेगा जिसमें कुल 20 राउंड होंगे। इस गेम को खेलने के लिए तुम्हारी सोल्स को एक नई डायमेंशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तुम्हें वहां दिए गए क्वेस्ट पूरे करने होंगे। हर एक राउंड खत्म होने के बाद तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में भेज दिया जाएगा। वह आगे कहती है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सबको नहीं ले जा रही हूं। केवल 15 से 29 साल के बीच की उम्र वाले लोग ही इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह सुनकर बाकी उम्र के लोग खुश होते हैं कि मैं बच गया। लेकिन तभी एंजल उन सभी 15-29 साल वाले युवाओं को, जिनकी कुल संख्या 1,80,10,290 थी, एक अलग डायमेंशन में भेज देती है। वहां हर किसी को अलग स्पेस मिलता है ताकि वे असली वीडियो गेम्स की तरह अपने कैरेक्टर का रूप रंग बदल सकें, कैरेक्टर कस्टमाइजेशन कर सकें। हमारा मेन कैरेक्टर भी वहां अपना गेमिंग नाम ब्लैक साइथ रखता है। इसके बाद उन्हें एक बेहद खूबसूरत दुनिया में भेज दिया जाता है जहां चारों तरफ सिर्फ हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। धीरे धीरे वहां सभी पार्टिसिपेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। सबके दिमाग में यही उलझन होती है कि आखिर यह सब क्या चल रहा है और वे यहां कैसे आ गए। ज्यादातर लोग अपना अपीयरेंस रूप बदल चुके होते हैं, लेकिन वह बुली अपना चेहरा और नाम असली दुनिया जैसा ही रखता है और खुद को ताकतवर दिखाने के लिए अपने अवतार को बहुत भारी भरकम बल्कि बना लेता है। तभी एंजल दोबारा प्रकट होती है और उनका परिचय स्टेटस विंडो से कराती है। वह कहती है कि तुम इस विंडो का इस्तेमाल करके और 20वें राउंड तक सर्वाइव करके खुद को स्ट्रांग बना सकते हो।
वो एक बड़ा लालच देती है कि अगर तुम लोग 20वां राउंड जीत गए तो जो भी फर्स्ट आएगा उसे अपनी कोई भी एक विश पूरी करने का मौका मिलेगा। वो शुरुआत में सभी को एक गिफ्ट के तौर पर एक रेड क्रिस्टल देती है और बताती है कि इसे सिर्फ लेवल 1 पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए बस अपने दिमाग में इसके बारे में सोचना होगा। आखिर में एंजल चुटकी बजाती है और सभी प्लेयर्स की स्टेटस विंडो पर पहले राउंड का नोटिफिकेशन आ जाता है। मिशन ये होता है कि इस राउंड को जीतने के लिए 100 गॉब्लिन्स को मारना होगा। मैदान का मुकाबला बेहद खौफनाक था। 10,000 इंसानों के सामने 50,000 गॉब्लिन्स खड़े थे। एंजल क्रूरता से हंसते हुए कहती है, जब तक तुम्हारी मौत नहीं हो जाती तब तक इनसे लड़ते रहो। अभी भी कई इंसानों को यकीन नहीं हो रहा था। वे इसे महज एक दिखावा या ड्रामा समझ रहे थे। लेकिन तभी गॉब्लिन्स की फौज चीखते हुए इंसानों पर हमला कर देती है और इसी खौफनाक मोड़ पर चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। चैप्टर 2 की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर MC र्यूमाइन सोच रहा होता है कि उसे अपना फर्स्ट इंप्रेशन बहुत बढ़िया और तगड़ा बनाना पड़ेगा। वो जानता है कि इस गेम में हर एक ग्रुप के लिए अपना पहला इंप्रेशन सही रखना बेहद जरूरी होता है। वो मन ही मन तय करता है कि उसे अपनी ताकत और अपनी इमेज को बाकी सभी प्लेयर्स के सामने इतना ज्यादा पावरफुल दिखाना है कि जितने भी कमजोर लोग हैं वे डर कर उससे दूर ही रहें। वे सभी यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि यह बंदा बहुत स्ट्रांग है। और सबसे जरूरी बात, मोर इंपॉर्टेंटली, वो ऐसा इसलिए भी करना चाहता है ताकि वह उस एंजल का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। तभी सीन में हमें एक लड़की और एक लड़का दिखाए जाते हैं। वो लड़की हैरान होकर कहती है, क्या तुमने देखा? इस दुनिया में आखिर ये बंदा है कौन? वह ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी ही बेरहमी से गॉब्लिन्स को गाजर मूली की तरह काटे जा रहा था। लड़की की बात सुनकर वह लड़का कहता है, मुझे तो वह कोई गेम का एजेंट लगता है। उसका निकनेम ब्लैक साइथ है और वह सच में कमाल का प्लेयर है। वे दोनों यही सब सोच रहे होते हैं। इसके बाद मैदान में मौजूद बाकी प्लेयर्स सोचते हैं कि गेम को जीतने के लिए हमें भी इन्हें मारना ही होगा। शुरुआत में उन लोगों को लगता है कि गॉब्लिन्स को मारना काफी इजी होगा क्योंकि मेन कैरेक्टर तो उन्हें चुटकियों में ढेर किए जा रहा था। लेकिन जैसे ही एक गॉब्लिन पलटवार करके एक बंदे को मार देता है, वैसे ही बाकी सभी प्लेयर्स की फट जाती है। वे बुरी तरह डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वे चिल्लाते हैं, हेल्प हेल्प! लेकिन वे बेचारे चाहकर भी ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकते थे क्योंकि उस डायमेंशन की सीमा पर एक बैरियर लगा हुआ था। गेम के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वे उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते थे। वहां बस एक इनविजिबल सी फोर्स थी जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। इस गेम के पहले राउंड का सिर्फ एक ही सख्त नियम था, सर्वाइवल। ऐसे खौफनाक माहौल में उन लोगों के खुद के इंस्टिंक्ट्स ही उन्हें बचा सकते थे क्योंकि यहां इंसानियत किसी के काम नहीं आने वाली थी। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें हर हाल में गॉब्लिन्स का कत्ल करना ही था। लेकिन कमजोर इंसानियत और डर की वजह से वे लोग गॉब्लिन्स को मार नहीं पा रहे थे, जिसके कारण गॉब्लिन्स उन्हें खदेड़ खदेड़ कर मौत के घाट उतार रहे थे। आसमान से वो एंजल इन इंसानों की लाचारी का पूरा मजा ले रही होती है। वो तंज कसते हुए कहती है, ये सभी ह्यूमंस इंसान तो उम्मीद से ज्यादा कमजोर हैं और ये बेवकूफ अपनी इसी इंसानियत के चक्कर में मारे जा रहे हैं। लेकिन तभी उसकी नजर हमारे मेन कैरेक्टर पर पड़ती है। वो हैरान होकर कहती है, सिर्फ उसे छोड़कर? आखिर इस बंदे की क्या डील है? इसने इतनी जल्दी में 70 गोब्लिन्स मार भी दिए? तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है कि उसे एक्सपीरियंस और गोल्ड मिल गया है। वह गॉब्लिन्स को मार मार कर लगातार लेवल अप करता जा रहा था। लेवल अप होने पर उसे अपने स्टेट्स जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड वगैरह बढ़ाने के पॉइंट्स मिलते हैं। सिस्टम विंडो पर दिखाया जाता है कि शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, एजिलिटी और लक, हर एक स्टेट में सिर्फ 3-3 पॉइंट्स थे। वह सोचता है कि इस राउंड के बाद वह सीधा लेवल 4 पर पहुंच जाएगा। इसके बाद वह समझदारी दिखाते हुए अपने सारे के सारे पॉइंट्स एजिलिटी, रफ्तार और फुर्ती में डाल देता है। इस वजह से उसकी एजिलिटी 3 से बढ़कर सीधे 9 पर पहुंच जाती है और उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब मेन कैरेक्टर की ताकत और रफ्तार इतनी बढ़ चुकी थी कि गॉब्लिन्स भी उससे डरने लगते हैं और उसके पास आने से कतराते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर खुद उनके पास जा जाकर उन्हें खत्म करने लगता है। देखते ही देखते वो अपने कोटे के सभी 100 गॉब्लिन्स को मार गिराता है। इस गेम का नियम था कि हर एक प्लेयर को आगे बढ़ने के लिए 100 गॉब्लिन्स मारने होंगे। जैसे ही उसका मिशन पूरा होता है, सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, आपने फर्स्ट राउंड का क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तभी मेन कैरेक्टर के चारों तरफ पीले रंग की लाइटिंग वाला एक जादुई सर्कल बन जाता है और वह उसके बीच खड़ा हो जाता है। सिस्टम उसे बधाई देते हुए बताता है कि उसने पूरे जोन में रैंक 1 हासिल की है। उसने यह कारनामा सिर्फ 10 मिनट 21 सेकंड में पूरा कर लिया था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड था। चूंकि गेम कई जोन्स में बंटा हुआ था, इसलिए वो न सिर्फ अपने जोन में बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी जोन्स थे उन सब में नंबर 1 पर आया था। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के इनाम के तौर पर सिस्टम उसके सामने 3 रिवॉर्ड्स रखता है,
जिनमें से उसे कोई एक चुनना था। ब्लू एज, स्टिलेटो, जैवलिन। मेन कैरेक्टर थोड़ा सोचता है और सीधा स्टिलेटो को चुन लेता है। यह एक रेयर कैटेगरी का बेहद खास हथियार था। वह अपने पुराने हथियार को फेंक देता है और इस नए चमचमाते स्टिलेटो को अपने हाथ में थाम लेता है। इसके बाद वह अपनी स्टेटस विंडो पर देखता है कि उसे एक नया टाइटल मिला है, द लास्ट टाइम रिग्रेसर, जो कि एक हिडन टाइटल था। वह तुरंत इस टाइटल को बाकी लोगों से हाइड कर लेता है। तभी वह अपने पास मौजूद रेड फ्रैगमेंट का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे रून ऑफ रिग्रेशन हासिल हो जाता है और वह रून जादुई तरीके से उसकी बॉडी शरीर पर छप जाता है। यहां उसे कड़वा सच पता चलता है कि उसे समय में पीछे जाने की जो अद्भुत ताकत मिली थी, वह असल में इसी लाल स्टोन क्रिस्टल की वजह से मिली थी। लेकिन तभी वह लाल स्टोन डिटेक्ट साफ करता है कि यह उसका आखिरी रिग्रेशन है। सिस्टम उसे चेतावनी देता है, यह आपका 100वां रिग्रेशन है और इसके बाद आप इस ताकत का इस्तेमाल दोबारा कभी नहीं कर पाएंगे। वह सोचता है, क्या इस गेम में टाइटल्स और रून इतने ज्यादा असरदार हो सकते हैं? वह खुश होता है कि उसके हाथ एक बहुत ही कमाल की चीज लगी है। वह सोचता है यह जो रिजरेक्शन की ताकत उसे मिली है, वह असल में किसी प्रीस्ट की बहुत बड़ी स्किल होती है। एक आम प्रीस्ट की स्किल तो प्लेयर की हेल्थ को सिर्फ 30% तक ही रिस्टोर कर पाती है, लेकिन उसे जो यह रून मिला है, वह प्लेयर की पूरी हेल्थ को रिस्टोर कर सकता है। इसी धमाकेदार और बड़े खुलासे के साथ चैप्टर 2 यहीं खत्म होता है। चैप्टर 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां चैप्टर 2 खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर एमसी एक काफी इंटरेस्टिंग लुक देता है और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहता है कि यह तो वाकई काफी दिलचस्प चीज है। उसके सामने उसका हिडन टाइटल होता है, द लास्ट टाइम रिग्रेसर। तभी सिस्टम विंडो पर लिखा आता है कि यह स्किल अपना पूर्ण इफेक्ट देगी, चाहे इसे हिडन रखा जाए या पब्लिक किया जाए। यह जानने के बाद वह तुरंत इस टाइटल को प्राइवेट हाइड कर लेता है। इसके बाद वह आराम से अंगड़ाइयां लेते हुए सोचता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, और वह उनकी तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ आसमान में मौजूद वह एंजल भी सोच रही होती है कि उसे इतनी बोरियत क्यों फील हो रही है। तभी वह देखती है कि मैदान में गॉब्लिन्स और इंसानों के नंबर्स अब बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। वह खुद से कहती है कि गेम को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए उसे यहां थोड़ा और फन करना पड़ेगा। वहां मैदान में चारों तरफ मरे हुए इंसानों, कई लड़कियों और लड़कों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। सभी लोग मर रहे होते हैं और बचे हुए लोगों के अंदर मौत का भयंकर डर होता है। तभी वो एंजल खेल को और क्रूर बनाने के लिए मैदान में 50,000 और गॉब्लिन्स की नई फौज भेज देती है, रिफिल कर देती है। वह दुष्टता से हंसते हुए कहती है कि इतने गॉब्लिन्स काफी रहेंगे। गॉब्लिन्स की नई फौज को देखकर मैदान में मौजूद लोग चिल्लाते हैं, इन्हें मार डालो। इसके बाद इंसानों और गॉब्लिन्स के बीच एक भयानक मारकाट शुरू हो जाती है। चारों तरफ खून की बौछारें होने लगती हैं। तभी सिस्टम विंडो पर दिखाया जाता है कि कुल 5,143 प्लेयर्स जिन्होंने सर्वाइव किया था, में से 1,021 लोगों ने अपने कोटे के 100 गॉब्लिन्स को मारकर इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही बचे हुए कुल प्लेयर्स के मिशन पूरे होते हैं, बाकी के सारे गॉब्लिन्स अचानक गायब हो जाते हैं। यह देखकर एंजल कहती है कि तुम में से आधे लोग पास हो चुके हों, जिसका मतलब है कि तुम्हारा यह क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसके तुरंत बाद एंजल अपनी असली औकात पर आती है और बेहद क्रूरता से कहती है, अब जिस किसी ने भी अपने कोटे के 100 गोब्लिन्स को नहीं मारा था, तुम सब के सब अभी मारे जाओगे। वो बिना किसी दया के उन सभी फेल होने वाले प्लेयर्स को मारना शुरू कर देती है। वे लोग दर्द से कराह रहे होते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अपनी जान की भीख मांगते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन वो एंजल दिल थामने वाला कोई दुख या दया नहीं दिखाती और उन सभी को बेरहमी से मार डालती है। इस खौफनाक मंजर के बाद बचे हुए लोग पहले क्वेस्ट को पार करने के बाद काफी गम और सदमे में होते हैं। लेकिन एंजल हंसते हुए कहती है कि तुम सब सर्वाइवल पा चुके हो, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। वह बताती है कि अब तुम सब वापस अपनी रियलिटी में चले जाओगे और इसके बाद तुम सीधे सेकंड राउंड में आओगे, जो कि ठीक 1 महीने बाद होगा। इस गेम का नियम है कि हर एक राउंड महीने की पहली तारीख को ही होता है। चूंकि पहला राउंड 1 जनवरी को था, इसलिए अगला राउंड 1 फरवरी को होगा। इसके बाद सिस्टम पीआर पूरी दुनिया के सभी जोन्स का रिजल्ट दिखाया जाता है, जिसमें पहले नंबर पर हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक साइड होता है, जिसने सिर्फ 10 मिनट 21 सेकंड में मिशन पूरा किया था। दूसरे नंबर पर स्टूपिड इडियट्स नाम का प्लेयर होता है, जिसने 16 मिनट लगाए थे। तीसरे नंबर पर हेवनली डीम होता है, जिसने 17 मिनट लगाए थे। इसके बाद खुद हमारे मेन कैरेक्टर के लोकल एरिया का रिजल्ट दिखाया जाता है, जिसमें ऑफ कोर्स हमारा मेन कैरेक्टर पहले नंबर पर होता है। दूसरे नंबर पर लाइफ इज अ डॉक्यूमेंट्री और तीसरे नंबर पर ब्लैक फ्लेम ड्रैगन इन हैंड नाम के प्लेयर्स होते हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, हमारा मेन कैरेक्टर अपने एरिया के साथ साथ बाकी दुनिया के सभी जोन्स में नंबर 1 पर आया था। नंबर 1 आने की खुशी में सभी प्लेयर्स को नोटिफिकेशन मिलता है और रिवॉर्ड के तौर पर 1000 गोल्ड और कई तरह के शानदार इनाम मिलते हैं, जिसे देखकर लोग खुश हो जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे पर भी एक स्माइल होती है।
वो एंजल भी एमसी के पास आती है और कहती है कि मैं वाकई तुमसे काफी इंप्रेस हूं कि तुम मेरे एरिया से होने के बावजूद पूरी दुनिया के हर एक एरिया में टॉप पर आए हो। वो उससे पूछती है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो, क्या तुम्हें कोई स्पेशल रून मिला है? उसकी बात को बीच में ही काटते हुए हमारा मेन कैरेक्टर सीधे कहता है, क्या तुम खुद अपनी आंखों से हमारी स्टेट विंडो में नहीं देख सकती कि मुझे क्या मिला है और क्या नहीं? इस पर एंजल थोड़ा चिढ़कर कहती है, मुझे सब पता है, आखिरकार मैं एक एंजल हूं और मुझे सब कुछ मालूम रहता है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तब हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, एंजल, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूं? एंजल हैरान होकर पूछती है, एक फेवर? मेन कैरेक्टर कहता है कि पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट प्लेस पर आने के लिए उसे एक बहुत ही बेहतरीन और बड़ा स्पेशल रिवॉर्ड चाहिए। ये सुनते ही वहां मौजूद बाकी लोग चौंक जाते हैं। एंजल के चेहरे पर भी एक बेहद डरावना और डेविलिश फेस आ जाता है और वो गुस्से में कहती है, क्या तुमने अभी मुझसे क्या कहा? हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल कूल रहते हुए कहता है कि मुझे बस एक अच्छा रिवॉर्ड चाहिए, इसमें चौंकने वाली क्या बात है, ये तो काफी नॉर्मल मांग है। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। एंजल मन ही मन उसे गालियां देते हुए सोचती हैं कि इस अदना से इंसान की मुझसे कुछ मांगने की हिम्मत कैसे हुई। वह सोचती है कि यह लड़का मेरे बहुत करीब आ गया है, मैं खुद को इसके सामने अंडर एस्टिमेट नहीं होने दूंगी। वो उसका सिर धड़ से उड़ाने का प्लान बनाती है, लेकिन वो जानती है कि वह अपनी हेड ब्लो करने वाली जादुई अथॉरिटी का इस्तेमाल पहले राउंड की शुरुआत से पहले ही कर चुकी है, और एंजल्स भी एक नियम और लिमिट में बंधी होती हैं जो बिना वजह सेफ जोन के अंदर किसी को सीधे खुद नहीं मार सकती। तभी उसके दिमाग में एक शातिर आइडिया आता है। वो चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर मेन कैरेक्टर से कहती है, तुम्हें एक अच्छा रिवॉर्ड चाहिए ना? वैसे ऐसी रिक्वेस्ट आमतौर पर रिजेक्ट कर दी जाती हैं, लेकिन अगर तुम सच में बात करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक प्राइवेट जगह पर अकेले आना होगा। वो कहती है कि चलो मेरे पीछे पीछे आओ, वहां तुम्हें एक बेहतरीन रिवॉर्ड मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी बिना डरे उसके पीछे पीछे चल देता है और वे दोनों चलते हुए एक घने जंगल के अंदर चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद एंजल पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, तुम मुझसे इतना दूरी क्यों रख रहे हो? आओ मेरे बिल्कुल पास आ जाओ। असल में एंजल मन ही मन सोच रही होती है कि जैसे ही यह लड़का इस गेमिंग एरिया की सीमा से बाहर निकलेगा, मैं इसके लालच का ऐसा फल दूंगी कि इसे सीधे मौत के घाट उतार दूंगी, क्योंकि एरिया के बाहर किसी भी प्लेयर का कत्ल करने पर एंजल्स के ऊपर कोई गॉड्स का नियम लागू नहीं होता था। वह मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचती है कि तुम्हें तो चुप रहना चाहिए था, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वह जैसे ही पीछे मुड़कर एमसी से बड़े घमंड के साथ कहती है, तो अब बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए था? लेकिन वह जैसे ही सामने देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसके झांसे में नहीं आया था, उसका एक बेहद शक्तिशाली और भारी मुक्का पहले से ही हवा में तैयार था। एंजल कुछ समझ पाती उससे पहले ही मेन कैरेक्टर अपनी पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। वह मुक्का इतना खतरनाक होता है कि वह घमंडी एंजल हवा में उड़ती हुई दूर जाकर जमीन पर गिरती है। वह पूरी तरह शॉक में होती है कि एक इंसान ने उस पर हाथ कैसे उठाया, और इसी धमाकेदार मोड़ पर चैप्टर 3 यहीं खत्म होता है। चैप्टर 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां चैप्टर 3 खत्म हुआ था। मेन कैरेक्टर के एक जोरदार मुक्के से एंजल जमीन पर गिर जाती है और हैरान होकर मुंह खोले रह जाती है। वह अपने मुंह से कराहते हुए बोलती है, क्या एक इंसान ने मुझे मारा? वह गुस्से में गालियां देते हुए कहती हैं, एक मामूली इंसान? जब वह खड़ी होकर सामने देखती है तो वहां कोई नहीं होता। वह सोच में पड़ जाती है कि वह लड़का आखिरकार कहां गायब हो गया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से अचानक आता है और एंजल के एक पंख को मजबूती से पकड़ लेता है। एंजल दर्द से चीखते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम क्या करने की कोशिश? वह उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन मेन कैरेक्टर एक हाथ से उसकी गर्दन दबोचता है और दूसरे हाथ से उसका पंख पकड़कर उसे बेरहमी से फाड़ देता है। वह ठंडे लहजे में कहता है, ज्यादा ढोंग मत करो। पंख उखड़ने के कारण एंजल दर्द से बुरी तरह तड़पने लगती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहीं नहीं रुकता। वह उसका दूसरा पंख भी फाड़ देता है और कहता है, अब तुम भाग भी नहीं सकती। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? एंजल दर्द से बेहाल होकर कहती है, बेशक, बहुत भयानक दर्द हो रहा है। तभी मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे तुम्हारी उस बेवकूफी भरी हंसी से पहले ही पता चल गया था कि तुम मुझे मारने का प्लान बना रही हो। एंजल चौंक कर पूछती है, तुम क्या बात कर रहे हो? मेन कैरेक्टर जवाब देता है, तुम्हारे पंख में जो डैगर छिपा हुआ था, तुम उसी से मुझे मारना चाहती थी ना? यह सुनकर एंजल पूरी तरह चुप हो जाती है। मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे सब पता था। एंजल फिर से मासूम बनने का नाटक करने की कोशिश करती है, लेकिन मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे चेहरे के हाव भाव आसानी से पढ़ सकता हूं। ब्रायल। उस एंजल का नाम ब्रायल होता है। एंजल पूरी तरह दंग रह जाती है और पूछती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मेन कैरेक्टर सपाट आवाज में कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। एंजल अपनी जान बचाने के लिए घबराकर कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो?
तुमने हथियार क्यों निकाला है? मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूं? एंजल डर और गुस्से में धमकी देती है, मैं अपनी एक उंगली से तुम्हारा सिर एक्सप्लोड कर दूंगी। लेकिन मेन कैरेक्टर शांत रहकर कहता है, तुम्हारी वो जादुई स्किल अब खत्म हो चुकी है और तुम उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकती। एंजल खौफ में आ जाती है और कहती है, मेरे बाकी साथी एंजल्स तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेन कैरेक्टर हंसता है और कहता है, सारे एंजल्स मतलबी होते हैं, उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तुम मरो या जियो। एंजल हैरान होकर कहती है, क्या? फिर वो अपनी जान बख्शने के लिए बातें बनाने लगती हैं कि मुझे मारने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें बाद में बहुत पछतावा होगा। मेन कैरेक्टर कहता है, वैसे भी हम सब अब अपनी असली दुनिया में लौटने वाले हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंजल आखिरी बार गिड़गिड़ाती है, मुझे बस एक चांस दे दो। लेकिन मेन कैरेक्टर साफ मना कर देता है। वो मन ही मन सोचता है कि रिग्रेशन के कारण उसे पहले ही इन सब चीजों की पूरी जानकारी मिल चुकी थी। वो एंजल के सामने यह बात खोल देता है कि उसे टॉर्चर करने से पहले ही सारी इंफॉर्मेशन पता थी। वो एंजल से कहता है, तुम सब भी इस गेम में सिर्फ प्यादे हो, तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ प्लेयर्स को गाइड करने की है। एंजल हैरान होकर पूछती है, पर तुमने मुझे कब और कैसे टॉर्चर किया? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मेन कैरेक्टर स्टिलेटो से उसका कत्ल कर देता है। एंजल तड़पते हुए दम तोड़ देती है। तभी सिस्टम पर एक बड़ा नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, तुम दुनिया के पहले ऐसे प्लेयर हो जिसने किसी एंजल का शिकार किया है। इस ऐतिहासिक जीत के लिए तुम्हें एक नया टाइटल मिलता है, फर्स्ट एवर एंजल स्लेयर। इसके बाद उसे रिवॉर्ड के तौर पर ढेर सारा इनाम और 1000 गोल्ड मिलते हैं। वो सोचता है कि इस बार भी वो दुनिया का पहला ऐसा बंदा बना है जिसने एंजल को मारा है। ये सभी रिवॉर्ड्स उसकी बॉडी में ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाते हैं। इसके साथ ही उसे एक बेहद पावरफुल रून मिलता है जिसका नाम होता है रून ऑफ स्लॉटर। इसकी खासियत यह थी कि जब भी वो अपने किसी ओपोनेंट को जान से मारेगा तो उसके सारे स्टेट्स 1% से बढ़ जाएंगे। ये पावर मैक्सिमम 100% तक बढ़ सकती थी। मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसने अपने 13वें रिग्रेशन के दौरान ही यह पता लगा लिया था कि यह खास रून सिर्फ एक ही पर्सन के लिए बना होता है। वह मुस्कुराते हुए सोचता है कि जब बाकी एंजल्स को यह पता चलेगा कि मेरे पास पहले से ही एक रून मौजूद है तो उनके होश उड़ जाएंगे। तभी उसके हाथ में एक चमकदार क्रिस्टल जैसा ऑब्जेक्ट आता है। वह सोचता है कि यही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से उसने एंजल को जान से मारा। उस आइटम का नाम था एंजल्स ब्लड, जो कि यूनिक रैंक का एक वन टाइम यूज आइटम था। यहां गेम का एक अहम नियम समझाया जाता है कि हर प्लेयर को लेवल 10 पर पहुंचने के बाद अपने लिए एक विशिष्ट क्लास चुननी होती है। गेम में कुल 30 प्रकार की क्लासेस होती हैं जिन्हें प्लेयर्स बाद में बदल भी सकते हैं। आमतौर पर क्लास बदलने के लिए किसी खास आइटम की जरूरत होती है और इसके लिए हंटिंग और कई कठिन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। क्लास चेंज करने वाले ये आइटम्स सिर्फ 1% किस्मत वाले लोगों को ही सही एनवायरनमेंट और शर्तें पूरी करने पर मिलते हैं। बोनस स्टेट्स, क्लास, रून और स्किल्स के मामले में एमसी की हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट थी। वह खुद से कहता है कि फाइनल राउंड को जीते बिना भी उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसके बाद सिस्टम उसे कई ऑप्शंस में से एक और रिवॉर्ड चुनने को कहता है। वह बहुत ही समझदारी से पहला ऑप्शन चुनता है जिससे अगले राउंड में उसे जीतने में आसानी हो। उसकी एक्सपीरियंस एक्सपी सीधे ट्रिपल हो जाती है। इसके बाद वह एंजल की तरफ देखता है जिसकी बॉडी धीरे धीरे हवा में घुल रही होती है। वह दृढ़ निश्चय के साथ खुद से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हर हाल में और ज्यादा स्ट्रांग बनना ही होगा। तभी अचानक सीन शिफ्ट होता है और सभी प्लेयर्स वापस रियलिटी में लौट आते हैं। स्कूल का वह बुली लड़का योंगमिन भी होश में आता है और चारों तरफ देखता है कि सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। वह सोचता है कि क्या उसके आसपास के सभी लोग भी इसी तरह पास आउट हो गए थे? क्या वे सब कोई सामूहिक सपना देख रहे थे? लेकिन जब वह समय देखता है तो घड़ी में सुबह के 5:20 हो रहे थे। वो हैरान होकर सोचते हैं कि क्या सच में वे सब इतना बड़ा और खौफनाक सपना देख रहे थे? वह अपने दोस्तों से इस बारे में पूछता है तो उसके दोस्त भी कांपते हुए बताते हैं कि वे सब भी बेहोश हो गए थे और उन्होंने भी हूबहू यही सब देखा था। वे समझ जाते हैं कि यह कोई सपना नहीं था क्योंकि वहां मौजूद हर एक इंसान इसी खौफनाक वाकये की बात कर रहा था। तभी उनके सामने सबसे कड़वा और खौफनाक सच आता है। जो लोग उस गेमिंग डायमेंशन के अंदर गॉब्लिन्स या एंजल के हाथों मारे गए थे वे असली दुनिया में भी मर चुके थे। वे दोबारा कभी होश में नहीं आए और वहीं के वहीं ढेर हो गए। लोग रो रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि वे उठ क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन बुली योंगमिन ठंडी सांस लेकर कहता है, वे सब सच में मर चुके हैं। वे समझ जाते हैं कि जिन लोगों ने गेम के अंदर सरवाइव नहीं किया वे असल जिंदगी में भी हमेशा के लिए खत्म हो गए। योंगमिन सोचने लगता है कि अगला राउंड भी कितना भयानक होगा, लेकिन डरने के बजाय उसके दिमाग में एक अलग ही सनक सवार हो जाती है। वो अपने चेहरे पर एक बेहद डरावनी और अजीब सी मुस्कान लाता है और सोचता है
ये तो वाकई बहुत औसम है। इसी सस्पेंस भरे मोड़ पर चैप्टर 4 यहीं खत्म होता है। चैप्टर 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां चैप्टर 4 खत्म हुआ था। पहला राउंड खत्म होने के बाद स्कूल का वह बुली योंगमिन इस भयानक परिस्थिति को लेकर डरने के बजाय काफी एक्साइटेड और खुश हो जाता है। दूसरी तरफ उसके दोस्त सदमे में हैं और डर कर सोच रहे हैं कि वे अभी मरना नहीं चाहते, क्योंकि अभी तो उन्होंने अपनी जिंदगी ठीक से जी भी नहीं है। लेकिन योंगमिन अपनी सनक में हंसते हुए कहता है कि यह गेम तो काफी फन होने वाला है और इससे हमें आगे कई नई चीजें पता चलेंगी। तभी अचानक योंगमिन के दिमाग में हमारे मेन कैरेक्टर का ख्याल आता है। वह सोचता है कि वो लड़का आखिरकार कहां चला गया। उसने आखिरी बार एमसी को पहले राउंड के मैदान में ही देखा था। वह घमंड में सोचता है कि मुझे क्या लेना देना, चाहे वो मरे या जिए। लेकिन तभी उसकी नजर रास्ते में एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसने नाइट वाले सूट का कुछ हिस्सा पहन रखा था। योंगमिन सोच में पड़ जाता है कि इस मामूली बंदे को गेम का यह रेयर आइटम आखिर कहां से मिला। तभी उसे गेम का एक और नियम याद आता है कि क्या सच में असली दुनिया में भी स्टेटस विंडो खोली जा सकती है। वह तुरंत हवा में अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और सामने का नजारा देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। वह चिल्लाता है, नो वे, दैट्स पॉसिबल। ऐसा होना नामुमकिन है। उसके दोस्त भी अपनी अपनी स्टेटस विंडो खोलकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। अपनी बढ़ी हुई ताकत को आजमाने के लिए योंगमिन जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाता है और सिर्फ एक हाथ की ताकत से उसे पूरी तरह कुचल डालता है। वह भारी पत्थर पल भर में मिट्टी में मिल जाता है, जिसे देखकर योंगमिन बेहद खुश हो जाता है। तभी टीवी न्यूज पर एक बहुत बड़ी खबर दिखाई जाती है कि अचानक शहर के 10,000 सिटीजन्स एक साथ अनकॉन्शियस हो गए थे। न्यूज में दिखाया जाता है कि एक रहस्यमयी एंजल जैसी महिला प्रकट हुई थी, जिसने उन सभी लोगों को बेहोश करके किसी जादुई गेम के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। यह न्यूज हर एक टीवी चैनल पर फ्लैश हो रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि केवल 15 से 29 साल के युवा ही इस गेम के अंदर खींचे गए हैं। और यह खौफनाक घटना केवल एक जगह नहीं, बल्कि कोरिया के साथ साथ दुनिया के 128 देशों में एक साथ घटित हुई है। इंटरनेट चैट्स पर भी लोग इसी बात को लेकर डरे हुए हैं और लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने घर में बैठा फोन पर यही सब न्यूज देख रहा होता है। वो ठंडी सांस लेकर सोचता है कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। गेम के अनुसार पहले राउंड के बाद लगभग आधी दुनिया के लोग हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुके हैं। वह गंभीरता से सोचता है कि असली समस्या ये आम लोग नहीं, बल्कि वे प्लेयर्स हैं जो इस गेम को पार करके आए हैं। अब इन सर्वाइवर्स को प्लेयर्स कहा जाएगा, और जब ये लोग गेम से मिली अपनी जादुई एबिलिटीज को असली दुनिया में लाएंगे तो वे धीरे धीरे लेवल अप करके इतने ज्यादा इनविंसाइबल हो जाएंगे कि उन्हें मारना या कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। इसके कारण असली दुनिया में कई घातक और जानलेवा ह्यूमंस वेपन्स पैदा हो जाएंगे। मेन कैरेक्टर तय करता है कि वह हाथ पर हाथ धरकर इन सब चीजों को सिर्फ देखता नहीं रहेगा। वह जानता है कि भविष्य में आने वाले इन खतरनाक प्लेयर्स को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है स्ट्रेंथ और एक ओवरवेलमिंग फोर्स। वह खुद से कहता है, ऑफ कोर्स, ताकत ही एकमात्र जरिया है। इसके बाद वह सोचता है कि बॉस रूम के अंदर जाने के लिए उसे कुल 5 लोगों की टीम की जरूरत है। उसके दिमाग में कई काबिल प्लेयर्स के नाम आते हैं जिन्हें वो अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है, लेकिन वह खुद को रोकते हुए कहता है कि अभी सही समय नहीं आया है। तभी वह घर के अंदर जाता है और देखता है कि डाइनिंग टेबल पर सिर्फ कुछ इंस्टेंट नूडल्स रखे हुए हैं। नीचे जमीन पर एक गद्दे पर उसका छोटा भाई आराम से सो रहा होता है। यहां बताया जाता है कि वो उसका छोटा भाई है। एक भयानक कार एक्सीडेंट में उनके माता पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद से उनके परिवार में सिर्फ वे दोनों भाई ही बचे हैं। माता पिता के जाने के बाद से मेन कैरेक्टर ही अपने छोटे भाई का एकमात्र लीगल गार्डियन और सहारा है। तभी मेन कैरेक्टर की नजर अपने छोटे भाई के हाथ पर पड़ती है, जहां गहरी खरोंचें आई होती हैं और बैंडेज बंधी होती है। यह देखकर उसका दिल भारी हो जाता है। वह कमरे की लाइट ऑन करता है और अपने भाई को जगाते हुए कहता है, सुबह हो गई है, अब उठ जाओ। उसका भाई नींद में बड़बड़ाता है, अभी तो सिर्फ सुबह के 6 ही बजे हैं। लेकिन मेन कैरेक्टर उसकी रजाई खींचकर अलग रख देता है। उसका भाई चिढ़कर कहता है, अभी तो ठीक से सूरज भी नहीं उगा है, मैं थोड़ी देर और सो सकता हूं। लेकिन मेन कैरेक्टर गंभीर होकर कहता है, अब सोने का समय नहीं है, पूरी दुनिया इस वक्त एक बड़ी मुसीबत में है। उसका भाई हैरान होकर पूछता है, मुझे लगा था कि तुम नए साल पर होने वाली बेल सेरेमनी में गए हो, वहां क्या कुछ हुआ है क्या? मेन कैरेक्टर कहता है, मेरे साथ बाहर आओ, हम चलते चलते बात करते हैं। जब वे दोनों सड़क पर जा रहे होते हैं तो छोटा भाई सोच रहा होता है कि उसका बड़ा भाई आज इतना ज्यादा सीरियस क्यों दिखाई दे रहा है। मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है? छोटा भाई कहता है, मैं तो कल रात से सो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। तब मेन कैरेक्टर कहता है, तुम इंटरनेट पर सर्च करके देखो कि दुनिया कैसे बदल चुकी है। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारे सामने कोई एंजल प्रकट हुई थी और तुम्हें किसी गेम में ले जाया गया था? छोटा भाई चौंक कर कहता है, हां, ऐसा हुआ था। तब मेन कैरेक्टर पूछता है, क्या तुम भी उस वक्त उसी गेम के अंदर थे?
छोटा भाई कांपते हुए कहता है, हाँ, मैं भी बड़ी मुश्किल से अपने कोटे के 100 गॉब्लिन्स को मारने के बाद ही यहां तक जिंदा वापस पहुंच पाया हूं। वह अपने बड़े भाई को देखकर फिक्र से पूछता है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? लेकिन मेन कैरेक्टर उसकी बात काटकर कहता है, मेरे बारे में मत सोचो, खुद के बारे में सोचो। छोटा भाई भावुक होकर कहता है, मैं तुम्हारी फिक्र क्यों ना करूं? माता पिता के जाने के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरे इकलौते गार्जियन और घरवाले बचे हों। जो खालीपन हमारे माता पिता छोड़ गए थे, उसे तुमने अकेले ही पूरा किया है। मेरे लिए पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही काफी हो, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। छोटा भाई मन ही मन सोच रहा होता है कि उसके बड़े भाई के पास इतनी अद्भुत ताकत कहां से आई कि उसने इतनी आसानी से 100 गॉब्लिन्स को मार दिया। मेन कैरेक्टर उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है और कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। वह उसे समझाता है कि इस गेम के अंदर हर प्लेयर के अपने स्टेट्स होते हैं जो वीडियो गेम की तरह काम करते हैं। वह बताता है कि एक नॉर्मल इंसान के एवरेज स्टेट्स केवल 4 पॉइंट्स के आसपास होते हैं और एक प्रोफेशनल एथलीट के स्टेट्स 10 पॉइंट्स तक होते हैं, लेकिन उसके खुद के स्टेट्स 11 पॉइंट्स पर हैं। इसीलिए वह गॉब्लिन्स से आसानी से बिना किसी चोट के जीत पाया था। तभी छोटा भाई जिद पर अड़ जाता है और कहता है, मैं अब एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक तुम मुझे यह नहीं बताते कि तुम मुझे इस वक्त सुबह सुबह कहां ले जा रहे हो। मेन कैरेक्टर एक पल के लिए रुकता है, दोबारा उसके हाथ पर बंधी बैंडेज को देखता है और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती है। वह ठंडी और भारी आवाज में उस जगह का नाम लेता है, बेकटाए वू। वह अपने छोटे भाई से कहता है, हम बैंग तायुगो के हाइडआउट पर जा रहे हैं। वही गुंडा जो तुम्हें स्कूल में बुली परेशान करता है और जिसने तुम्हारे हाथ का यह हाल किया है। इसी धमाकेदार मोड़ पर चैप्टर 5 यहीं खत्म होता है, जिससे साफ पता चलता है कि गेम से मिली महाशक्तियों के बाद अब हमारा मेन कैरेक्टर अपने भाई के बुली को उसकी औकात याद दिलाने जा रहा है।